आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहला चैप्टर पढ़ के आइए। इसी चैनल पे वीडियो बनी हुई है चैप्टर 1, जिसमें हमने लैंग्वेज की जगह कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात किया, और इसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जैसे कंप्यूटर की जनरेशन आई ना, उसके साथ साथ लैंग्वेजेस की भी जनरेशन आई उसके साइड बाय साइड। तो हमने जनरेशन कंप्यूटर की पढ़ ली, अब उनकी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। तो जनरेशन प्रोग्रामिंग की 5 जनरेशन आई। एक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो फर्स्ट जनरेशन थी, अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो थी वो सबसे जो पुराने कंप्यूटर्स, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था ना, उनके लिए यूज़ की जाती थी। जो पहले 2-3 सीरीज आई कंप्यूटर की, उनके लिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। ठीक है, इन्हें फर्स्ट जनरेशन क्यों बोलता था? क्योंकि जो जनरेशन 1 थी कंप्यूटर्स की जो आई थी, उनके लिए ये लैंग्वेज यूज़ हुई थी, तो इसलिए उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम भी नाम भी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज पड़ गया। ये क्या करती थी? इनमें हम यूज़ करते थे बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स हो गए 0 या 1। अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को ना ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती। जो ह्यूमंस इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझ सकता। उसके लिए वो समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज वो हो गई द लैंग्वेज विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली जीरोज एंड वंस। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर ज़्यादा प्रेफर करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज जिसमें क्या था कि अगर हमने एक अल्फ़ाबेट लिखना है ए, तो उसके लिए ए को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 या 1 0 ऐसे करके कुछ लिखा जाएगा स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट के लिए। जैसे बी के लिए अलग हो गया, 0 0 1 हो गया। सी के लिए अलग हो गया, 0 1 1 हो गया। तो ये कंप्यूटर समझ सकता है कि कंप्यूटर में ये इनपुट डालेंगे हम 0 1 1, तो उसको पता चलेगा कि ये जो है ये सी लिखा है। अगर 0 0 1 डालेंगे तो पता चलेगा कि बी लिखा है, और 0 1 डालेंगे तो मतलब ए लिखा है। जैसे यहाँ पे ये मशीन लैंग्वेज में कोड लिखा है, इसका ये कुछ इंटरप्रेट करेगा, कंप्यूटर इस कोड को लेगा और इसका एक इंग्लिश में जो हमारी लैंग्वेज है उसमें मीनिंग निकाल देगा कि हाँ, ये जो यूज़र है ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये यूज़ होती थी डायरेक्टली इंटरफेयर विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। दीज लैंग्वेजेस कंसिस्ट zeros and ones because machine languages are designed to be particular architecture. 1GL applications are machine specific and execute hardware that are originally developed। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन की एप्लीकेशंस थी ना, वो थी मशीन स्पेसिफिक, मतलब मशीन के लिए ही वो स्पेसिफिक थी कि मशीन को जो हार्डवेयर बनाने में काम आती है ना, वो लैंग्वेजेस थी वो। तो इसलिए ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाती है। तो इसके एक दो एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ये थे कि एक तो थी ये फास्ट थी, कि डायरेक्ट हमें कोड लिखा बाइनरी में, 0 0 1 लिख दिया तो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आ गया, तो फास्ट हो गई एक तरह से। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम लगता था। और इसको ट्रांसलेट भी नहीं करना, डायरेक्ट बाइनरी में लिखा है तो ट्रांसलेशन जो है वो निगलेक्ट हो जाती है इस केस में। फिर इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज तो काफ़ी थे, तभी इसको इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। तभी इसकी आने वाली जनरेशन में इसको ड्रॉप कर दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि बाइनरी लैंग्वेज हमें आती नहीं है, तो हम बाइनरी डिजिट्स याद नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट टू लर्न। एक ये था कि डिफ़िकल्ट थी बड़ी, डिफ़िकल्ट टू लर्न द कोड्स। अगर कोई बड़ा कोड आ गया तो उसमें डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर ऐसे आपको मान लीजिए अभी किसी को प्रोग्राम दे दिया जाए जो भी यहाँ पे लिखा है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। तो इसलिए ये दिक्कत थी कि ट्रांसलेट भी नहीं हो रहा था और डिफ़िकल्टी हो रही थी बड़े बड़े कोड्स को लिखने के लिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अब आते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज पे हम। अब ये है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज क्या होगी भाई? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी डिजिट्स का जो है वो यूज़
ड्रॉप हो गया, कि जीरोज एंड वंस जो है वो निगलेक्ट हो गया। इन लैंग्वेजेस का एक स्पेशल नाम पड़ा, स्पेशल नाम क्या पड़ा? असेंबली लैंग्वेजेस। ऐसा क्यों पड़ा असेंबली लैंग्वेजेस? क्योंकि इसमें जो है, जो हम कोड लिखते हैं हमारा रॉ कोड, या जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, वो थे वही हम बोलते हैं सोर्स कोड। कि हमने प्रोग्राम में एक बनाया, वो रॉ है अभी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड को हम भेजते थे असेंबलर में। ये मान लीजिए सोर्स कोड है, ये जाएगा असेंबलर में। इसको हमने भेजा असेंबलर में। असेंबलर एक टूल है जो कन्वर्ट करता है इस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में। और ये क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में असेंबलर। सीधी बात। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस या बाइनरी लैंग्वेज में असेंबलर जो है, जो अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा। इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, LLL। इसका मतलब है लो लेवल लैंग्वेज। ये बाइनरी से काफ़ी आसान थी, क्योंकि इसमें जो है वो कुछ कोड्स भी यूज़ होते थे, कुछ निमोनिक्स भी यूज़ होते थे। और ये थोड़ी सी ह्यूमन फ्रेंडली भी थी, जो कोडिंग को थोड़ी आसान बना पाए उससे। जीरोज एंड वन से तो काफ़ी आसान थी ये लैंग्वेज। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं हम। इसके एडवांटेजेस ये थे, पहला तो एक ईजियर, बाइनरी से तो बहुत, बाइनरी से आसान है ना, ईजी देन द बाइनरी। ईजी पड़ जाता है ये, ठीक है। सोर्स कोड लिखना है हमने अपनी लैंग्वेजेस में, तो वो आसान हो जाता है कि हमें पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हमें समझ आ रहा है अभी क्या लिखा जा रहा है। दूसरा ये है कि मॉडिफाई हम कर सकते हैं अपना सोर्स कोड आसानी से। कहीं लाइन में कोई एरर आ गया, कोई हमसे मिस्टेक होगी, तो मॉडिफिकेशन जो है वो आसानी से हो जा सकती है। बाइनरी में तो समझ ही नहीं आएगा हमने क्या लिखा, तो फिर अगर कोई एरर आ गया तो एरर ढूंढने में ही टाइम लगता है इसमें। जो है वो आसानी से लोकेट हो जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हमें असेंबलर चाहिए। असेंबलर असेंबलर जो है वो क्या, एक मैं कैसे समझाऊँ आपको, एक ऐसा एक वो एक मशीन है असेंबलर। एक जैसे ना मशीन, कि आपने आउटपुट रॉ कोड डाला, तो असेंबलर उसको आपका टॉय बना देगा। ऐसे कुछ करके मैं अगर बात करूँ, कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक मोल्ड है, प्लास्टिक की चीज़ है, मोल्टन प्लास्टिक है, तो ये मोल्ड है असेंबलर मान लीजिए, तो असेंबलर क्या करेगा, इसको टॉय बना देगा। वैसा एक चीज़ है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती थी पुराने कंप्यूटर्स में, जो हाई लेवल कंप्यूटर्स थे ना, उसमें ये यूज़ होता था ज़्यादा, असेंबलर। तो इसलिए असेंबलर का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है, कि असेंबलर होगा तो ही ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज एग्जीक्यूट कर पाओगे। और इसमें था कि असेंबलर का जो मॉडिफिकेशंस थी ना, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग थी। मतलब एक कंप्यूटर मान लो C1 है, तो उसमें असेंबलर A1 यूज़ होगा। और मान लो अगर कंप्यूटर C2 है, तो उसमें असेंबलर A2 यूज़ होगा। तो ये ऐसे ही मॉडिफिकेशंस चाहिए थी अलग अलग सिस्टम्स के लिए, तो जिससे जो है वो डिफ़िकल्टी हो गई, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ गई थी इस लैंग्वेज को समझ